हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीएनएल कन्फिग्रेशंस के बारे में और आरएनएस कन्फिग्रेशन के बारे में। तो इससे पहले हम देखेंगे कि कन्फिग्रेशन होता क्या चीज़ है, क्योंकि आमतौर पर हम कंफ्यूज होते हैं कि कन्फिग्रेशन और कन्फॉर्मेशन में। तो थोड़ा सा इसलिए मैंने यहाँ पे इस चीज़ को रखा है। कन्फिग्रेशन सिंपली होता है थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अराउंड ए स्टीरियो सेंटर। किसी भी स्टीरियो सेंटर के सराउंडिंग में किस तरह से अरेंज है एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स, उसी को हम उसकी कन्फिग्रेशन कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ याद रखना कि जो डिफरेंट कन्फिग्रेशन की बात करते हैं या चेंजिंग कन्फिग्रेशन की बात करते हैं, तो हम किसी मॉलिक्यूल को एकदम से इधर उधर उठा के कन्फिग्रेशन चेंज नहीं कर पाते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको बॉन्ड जो है वो ब्रेक करना पड़ता है, तभी आप किसी मॉलिक्यूल की कन्फिग्रेशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तभी वो डिफरेंट कन्फिग्रेशन बन जाते हैं वहाँ पे। और डिफरेंट कन्फिग्रेशन का मतलब क्या है, डिफरेंट मॉलिक्यूल है। ठीक है। इसीलिए एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमें बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा ना। तो एक बॉन्ड को आगे की तरफ होगा, तोड़ के हमें पीछे की तरफ रखना पड़ेगा, तभी वो डिफरेंट मॉलिक्यूल वहाँ पे बन जाएगा विद डिफरेंट कन्फिग्रेशन। जबकि कन्फॉर्मेशन में क्या होता है, सिंपली किसी बॉन्ड के थ्रू हम उस मॉलिक्यूल को, उस एटम्स को हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं बस। और जो डिफरेंट वहाँ पे कन्फॉर्मेशंस बनते हैं, उनको हम फिर यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं, जो यहाँ पे कुछ एग्जांपल से आपको दिखाया है। ठीक है। तो कन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि डिफरेंट ये अरेंजमेंट विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय रोटेशन थ्रू ए बॉन्ड। किसी बॉन्ड के थ्रू हम रोटेट करके जो डिफरेंट हमें अरेंजमेंट बनते हैं, उसी को ही हम क्या कहेंगे, कन्फॉर्मेशन कहेंगे। इसका मतलब कन्फॉर्मेशन से जो डिफरेंट अरेंजमेंट बनता है, उससे कोई नया मॉलिक्यूल नहीं बनते हैं, बल्कि वही मॉलिक्यूल होते हैं फिर विद डिफरेंट कन्फॉर्मेशन। अगर इस मॉलिक्यूल को आप देखेंगे, देखिए ये बिल्कुल सेम है इन दोनों में, है ना। डिफरेंट क्या है, ये सी एन हमारी तरफ पॉइंट करके हैं, ओ एच पीछे की तरफ पॉइंट करके हैं। अब यहाँ दूसरे मॉलिक्यूल में सी एन पीछे की तरफ है, ओ एच आपकी तरफ है ना। बस यही डिफरेंस है। इसका मतलब ये क्या हुआ, डिफरेंट कन्फिग्रेशन हुआ ना। क्यों? क्योंकि देखो, बाकी ये तो सेम है, इसको तो रोटेट नहीं किया है, बिल्कुल सेम रखा है। चेंज किसको किया है, इस और इसको चेंज किया। अब इसको रोटेट करके पीछे तो नहीं ले सकता है, क्योंकि इसको हमें इंटेक्ट रखना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सी एन को तोड़ना पड़ेगा, ओ एच को भी तोड़ना पड़ेगा। सी एन फिर पीछे से अटैक करना पड़ेगा, ओ एच फिर आगे से अटैक करना पड़ेगा, फिर तभी ये मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये जो दो मॉलिक्यूल हैं, वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट मॉलिक्यूल हो जाएगा विद डिफरेंट कन्फिग्रेशन। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं, तो यहाँ आप इसको समझने के लिए आप ऐसे रोटेट कीजिएगा, इस तरफ से जो यहाँ दिखाया है, इसके अपोजिट में ऐसे रोटेट कीजिएगा। हाइड्रोजन जो है विद इन द प्लेन है, अब रोटेट कर रहा है आपकी तरफ से, तो हाइड्रोजन आपकी तरफ निकल के आएगा ना। तो हाइड्रोजन को हमने ब्रॉड लाइन से दिखाया। ओ एच जो पीछे था, वो अब निकल के विद इन द प्लेन आ जाएगा, तो ओ एच को हमने सॉलिड लाइन से दिखाया। अब सी एन जो हमारी तरफ था, रोटेट करके अब पीछे की तरफ चला जाएगा सी एन, इसको हमने ब्रोकन लाइन से दिखाया। इसको फर्दर हम ऐसे ही रोटेट करते हैं, इस तरह से अपोजिट में है, तो ये ओ एच अब निकल के हमारी तरफ आएगा। एच जो आगे था पीछे की तरफ चला जाएगा, सी एन जो पीछे था अब विद इन द प्लेन आ जाएगा। तो इस तरह से इसकी डिफरेंट कन्फॉर्मेशन बने। ये जो तीन हैं, वो अलग मॉलिक्यूल नहीं है, बट क्या है, डिफरेंट कन्फॉर्मेशन ऑफ द सेम मॉलिक्यूल है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। कन्फॉर्मेशन का मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल नहीं होता है, कन्फिग्रेशन का मतलब होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल। अब आप ये समझ सकते हैं कि हम अभी तक इनानशोमर की बात करते हैं, है ना। दो इनानशोमर होते हैं, लेकिन वो क्या होता है, एक दूसरे का मिरर इमेज तो होता है, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं होता। हम इनानशोमर हमने डिस्कस किया है। क्या इनानशोमर्स का केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, हम ऐसे कह सकते हैं केमिकल डिफरेंस होता है बिटवीन टू इनानशोमर्स। तो इसका आंसर है कि नो,
अगर हम एकायरल इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इनका केमिकल जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, सेम होता है। लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टी होता है कायरल इन्वायरमेंट में क्या हो जाता है, अलग हो जाते हैं। कि जिस मीडियम में आप जिस चीज़ के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है कर रहा है, अगर वो भी कायरल होगा तो उस समय अलग आपको केमिकल प्रॉपर्टी उसका अलग होगा। लेकिन एकायरल इन्वायरमेंट होगा, जिसके साथ आप इसको रिएक्शन कर रहे हैं वो एकायरल होगा, तो उस समय उनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग नहीं होती। यानी आप दो इनांशोमर में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि कौन सा आप इनांशोमर यूज़ कर रहे हैं इन एकायरल इन्वायरमेंट। जैसे कि अगर एस एलानिन की बात करते हैं जिसको हम प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और आर एलानिन जो होता है वो बैक्टीरियल सेल वॉल्स में होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका एस एलेनिन का और आर एनालिन का एनएमआर स्पेक्ट्रा देखते हैं, आईआर स्पेक्ट्रा देखते हैं या फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं तो वो सारा क्या होता है, आइडेंटिकल होता है दोनों का, हम उससे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। लेकिन एक एक्सेप्शन है जिससे हम इजीली इन दो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एस एलेनिन से जब हम पास करते हैं तो वो क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं राइट की तरफ। जबकि हम जब शाइन करते हैं आर एलेनिन को, है ना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं आर एलेनिन से, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कहाँ की तरफ रोटेट करते हैं, लेफ्ट की तरफ रोटेट करते हैं। यानी by shining plain polarized light through a solution of S-alanine or R-alanine, we can differentiate these two enantiomers। तो S-alanine कहाँ की तरफ रोटेट करते हैं लाइट को राइट की तरफ, और R-alanine लेफ्ट की तरफ रोटेट करते हैं। तो ये इजीली इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को शाइन करके हमें इजीली हम इन दो इनांशोमर को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास रिस्मिक मिक्सचर होगा, रिस्मिक एलेनिन होगा, रिस्मिक एलेनिन का मतलब है कि 50% मिक्सचर या इक्वी मोलर मिक्सचर ऑफ आर एलेनिन और एस एलेनिन का 50-50% अगर हम मिक्सचर लेते हैं, दोनों का मिक्सचर है इसमें इस कंटेनर में, और वहाँ से अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को शाइन करते हैं तो क्या करते हैं, ना वो राइट की तरफ रोटेट होते हैं ना वो लेफ्ट की तरफ रोटेट होते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय ये आधा राइट की तरफ रोटेट करते हैं आधा लेफ्ट की तरफ, तो ओवरऑल वो कैंसिल करते हैं ना। इसलिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट अनरोटेटेड रहते हैं रिस्मिक एलेनिन में, यानी रिस्मिक मिक्सचर में। ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। अब इसको हम इनांशोमर को प्लस या माइनस साइन से भी दिखाते हैं, है ना, ताकि हम इसको यहाँ पे दिखा सके कि ये राइट की तरफ रोटेट कर रहे हैं कि लेफ्ट की तरफ रोटेट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप याद रखना कि अगर एक इनांशोमर प्लस होगा यानी राइट की तरफ अगर ये रोटेट करता होगा तो डिफरेंटली उसका दूसरा जो इनांशोमर होगा वो लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा, उसका साइन हम माइनस से दिखाते हैं, ठीक है। अगर एक इनांशोमर लेफ्ट की तरफ रोटेट कर रहे हैं, दूसरा डेफिनेटली इसका जो दूसरा वो कहाँ की तरफ रोटेट करेगा, राइट की तरफ रोटेट करेगा। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। तो जो इनांशोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ रोटेट करते हैं उसको हम प्लस इनांशोमर से दिखाते हैं, प्लस साइन से दिखाते हैं, ठीक है। या डेक्स्ट्रो रोटेटरी इनांशोमर या स्मॉल डी से दिखाते हैं, ठीक है। और जो इनांशोमर लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करते हैं उसको हम माइनस साइन से दिखाते हैं, नेगेटिव साइन से, या माइनस इनांशोमर कहते हैं, या लिवर रोटेटरी इनांशोमर या स्मॉल एल से दिखाते हैं, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि प्लस का क्या मतलब है, माइनस का क्या मतलब है। अब थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे डीएल डिजिग्नेशन। तो ये आप लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बहुत पढ़ा है, जस्ट एक आप लोगों को रिवाइज करने के लिए यहाँ पे इसको रखा है, क्योंकि आपके सिलेबस में इसका थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए कहा है। तो ये जो डीएल सिस्टम है ये बहुत ही पुराना सिस्टम है, आजकल बहुत कम ही यूज़ होता है। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स या अमाइनो एसिड्स के सामने आपने देखा होगा ये चीज़ें डीएल नोटिफिकेशन दिया होगा।
इसमें हम डी एंड एल ग्लाइसरल्डिहाइड को एज ए स्टैंडर्ड रेफरेंस कंपाउंड हम यहाँ पे लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे डी का क्या मतलब है, अगर ग्लाइसरल्डिहाइड के कार्बन नंबर 2 पे OH राइट की तरफ होगा, अगर हम ग्लाइसरल्डिहाइड को यहाँ बनाएंगे CHO, यहाँ इसको फिशर प्रोजेक्शन में हमें बनाना है। अगर यहाँ कार्बन नंबर 2 पे राइट की तरफ OH होगा, CH2OH, यानी इस कार्बन पे, ये आपका स्टीरियो सेंटर है ना, इसके राइट साइड में अगर OH होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, डी ग्लाइसरल्डिहाइड कहेंगे, बस। और अगर OH कहाँ पे होगा, लेफ्ट की तरफ होगा, CH2, ये तो स्टीरियो सेंटर नहीं, इसको आप देखेंगे नहीं, तो यहाँ पे देखना है OH लेफ्ट की तरफ है तो वो एल ग्लाइसरल्डिहाइड होगा, बस इतना आपको याद रखना है। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि हम विथ रेफरेंस टू ग्लाइसरल्डिहाइड हम यहाँ पे इसको डिजिग्नेट करते हैं कैपिटल डी और कैपिटल डी और कैपिटल एल से। लेकिन जो दूसरा शुगर है, इससे बड़े शुगर जैसे ग्लूकोज वगैरह है, तो उनमें हम क्या देखते हैं, उसमें जो हैश नंबर स्टीरियो सेंटर है, जो बॉटम स्टीरियो सेंटर है, उसमें हम देखते हैं फिशर प्रोजेक्शन में आपका जो OH है वो राइट की तरफ है कि OH जो है वो लेफ्ट की तरफ है। OH अगर राइट की तरफ होगा तो R से ये कैपिटल D से दिखाएंगे, और अगर वो लेफ्ट की तरफ होगा तो हम किस से दिखाएंगे, L से दिखाएंगे। कुछ एग्जाम्पल लेके आपको समझाएंगे, जैसे ग्लूकोज होगा आपके पास CHO, 1 2 3 4 है ना। तो यहाँ पे आपका OH है, H है, यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे H आता है, यहाँ पे OH आता है, यहाँ पे H आता है, ये आपका ग्लूकोज होगा। अब यहाँ हमने OH रखा और यहाँ H, यहाँ पे आपका CH2OH। इसमें लास्ट कायरल सेंटर कौन सा है, देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ये तो कायरल सेंटर नहीं है 6 वाला, ये तो ये वाला आपका लास्ट कायरल सेंटर है, लास्ट वाला है ना, हाईएस्ट नंबर्ड कायरल सेंटर, या जिसको हम स्टीरियो सेंटर कहेंगे। इस पे आपको देखना है, इस लास्ट वाले, सेकंड लास्ट वाले कार्बन पे OH अगर राइट की तरफ होगा तो उसको हम कौन सा ग्लूकोज कहेंगे, डी ग्लूकोज कहेंगे। लेकिन अगर इस टाइप का होगा, CHO है, यहाँ OH यहाँ आएगा, H आएगा, OH यहाँ आएगा, OH H, अब यहाँ OH इस साइड में है, CH2OH। जो आपका लास्ट वाला हैश नंबर्ड आपका स्टीरियो सेंटर है, फिफ्थ वाला, ये फिफ्थ पोजीशन वाला, ये तो इसमें OH किसकी तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, तो यहाँ पे इसको L ग्लूकोज कहेंगे। बस इतना सिंपल है, इसमें ज़्यादा आपको ये देखना नहीं, किसी का स्ट्रक्चर आपको देखना है उसका फिशर प्रोजेक्शन में, फिर लास्ट वाले कार्बन को देखना है, सेकंड लास्ट वाले, क्योंकि लास्ट ये वाला तो कायरल है नहीं, स्टीरियो सेंटर है नहीं, ये वाला है सिर्फ। तो उस लास्ट पे अगर OH लेफ्ट की तरफ होगा तो आपको वहाँ देखना है कि ये राइट की तरफ होगा तो D, और लेफ्ट की तरफ होगा तो L। अगर हम टार्टारिक एसिड की बात करते हैं, जैसे COOH है, H है, यहाँ पे OH यहाँ पे है, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे H है, यहाँ पे COOH है। अब ये देखिए ये कौन सा टार्टारिक एसिड हुआ, अब यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, जो लास्ट वाला आपको कायरल सेंटर है वो ये वाला है ना। यहाँ पे देखिए OH जो है वो यहाँ से राइट की तरफ यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे ये कौन सा टार्टारिक एसिड हो गया, डी टार्टारिक एसिड। अब इसका दूसरा वाला अगर OH यहाँ पे होता तो आप उसको एल टार्टारिक एसिड कहता, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कोई ज़्यादा देखना नहीं है, आपको सिर्फ लास्ट वाले कार्बन पे देखना है। अब हम डिस्कस करेंगे RNS, जो डिजिग्नेशंस हम यूज़ करते हैं किसी भी कायरल सेंटर के सराउंडिंग में या स्टीरियो सेंटर के सराउंडिंग में कन्फिग्रेशन को डिनोट करने के लिए। तो सिंपल है, ये सबसे सिंपल सिस्टम है
जिसको हम ज़्यादातर हम इसी सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऑलरेडी आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे फिर से हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो हम यहाँ प्रियोरिटीज़ असाइन करते हैं, जबकि डीएल में हम कंपेयर कर रहे थे किसके साथ, ग्लेशियरली से। यहाँ पे आपको किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है, यहाँ पे आपको कायरल सेंटर के सराउंडिंग में आपको प्रायोरिटीज सेट करना है। आप प्रायोरिटीज किसके बेस पे सेट करते हैं, एटॉमिक नंबर के बेस पे। यानी जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको हमें देखना है, और जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसको हमें देखना है। यानी ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर हमें क्या करना है, प्रायोरिटीज़ को सेट करना है। ठीक है। और जैसे जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो उसको हम 1 से दिखाते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वाले को हम 2 से दिखाते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वाले को 3, और जो सबसे कम हो जिसका एटॉमिक नंबर उसको हम 4 से दिखाते हैं। ठीक है। और इसमें इस तरह से अरेंज करना है, जिसकी प्रायोरिटी कम होती है उसको हम अपने से दूर रखते हैं। तो यहाँ पे नेचुरल एलानिन की यहाँ बात अगर हम करते हैं, तो सबसे पहले हमें इसको नंबरिंग करना पड़ेगा। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको हमें 1 देना है। तो सबसे पहला जो एटम अटैच होता है कायरल सेंटर के साथ, इस कायरल सेंटर के साथ, उसी को हमें देखना है ना। तो ये हमारा कायरल सेंटर हुआ, इसके साथ डायरेक्टली यहाँ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ, इस साइड में हाइड्रोजन, इस साइड में मिथाइल। मिथाइल का क्या मतलब है, CH3, है ना। यानी डायरेक्टली बॉन्ड किसके साथ है, कार्बन के साथ। तो पहले हमें कार्बन को ही देखना है, यहाँ पे कार्बन को देखना है। ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए मैं इसको थोड़ा ऐसे दिखाऊंगा आपके लिए। यहाँ पे इसके साथ NH2 अटैच है, NH2, 2 हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, और यहाँ विद इन द प्लेन में CH3, CH और 3 अटैच है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे COOH, यानी C डबल बॉन्ड OH, इस तरह से अटैच है। ये है। अब यहाँ पे हमें प्रायोरिटी सेट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, जो इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ से नाइट्रोजन है, यहाँ से कार्बन है, यहाँ से कार्बन, यहाँ से हाइड्रोजन है। तो डेफिनेटली नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है। तो हमें इसको मानना पड़ेगा सबसे पहला 1। इसके बाद जिसका एटॉमिक नंबर कम हो तो वो तो कार्बन का होता है। इसमें यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, दोनों में कार्बन है, तो हम इन दोनों में प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाएगा। अब देखेंगे इस कार्बन के साथ डायरेक्टली क्या अटैच है, यहाँ से देखेंगे तो ऑक्सीजन अटैच है कि नहीं, इसके साथ तो हाइड्रोजन ही अटैच है। तो इसका मतलब प्रायोरिटी हमें किसको देना पड़ेगा, ऑक्सीजन जिसके साथ अटैच है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, है ना। तो कार्बन के बाद यहाँ पे इसको आ जाएगा 2, डेफिनेटली इसके बाद इसको 3 आ जाएगा, और एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का एक ही है तो 4 आ जाएगा, जिस तरह से यहाँ पे सेट किया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ ऐसा करने के बाद आपको देखना है कि जो हाइड्रोजन है वो पीछे की तरफ रहे। हाइड्रोजन मीन्स जिसका आपको जिसका प्रायोरिटी सबसे कम आया, यानी जिसको 4 नंबर मिला है ना, उसको आपसे दूर रखना है, यानी इस ब्रोकन लाइन पे रखने की कोशिश करना है। और क्योंकि हमें व्यू करना है इसको पीछे रखकर, जिसको कम प्रायोरिटी मिला ना उसको पीछे रख के हमें व्यू करना है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करना कि जिसको कम प्रायोरिटी मिला है वो पीछे की तरफ रहे। तो यहाँ पे तो जिसको प्रायोरिटी मिला कम प्रायोरिटी मिला है वो तो आगे की तरफ है ना। तो यहाँ पे ये कंफ्यूज हो जाएगा। हम इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपका जो 4 नंबर वाला है वो पीछे की तरफ जाए। इसके लिए हमें रोटेट करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए रोटेट किया है, रोटेट करके हाइड्रोजन को पीछे की तरफ ले गया है ब्रोकन लाइन में। वो जब ये रोटेट किया तो ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। फिर इसके बाद फिर हमें प्रायोरिटी सेट करना है, यानी प्रायोरिटी इस तरह से सेट करना है 1 2 3, है ना। बाकी 4 को आपको देखना नहीं है, 4 को पीछे की तरफ इस तरह देखना है, जैसे 1 2 3 इस तरह से रोटेट हो रहा है ना। अगर वो रोटेट हो रहा होगा आपको एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉक, जिस तरह से गाड़ी की सीवी होता है ना उसका अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो उसको हम S से दिखाएंगे, कैपिटल S से। अगर वो रोटेशन 1 2 3 से इस तरह से
क्लॉकवाइज आ रहा है तो उसको हम आर से दिखाएंगे। बस इतना याद रखना है। अब कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब ये वाला एग्जाम्पल आप देखिए, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले आप नंबरिंग कीजिए, है ना। ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एक मॉलिक्यूल है, इसको हमें आर है कि एस है ये पता करना है हम। तो सबसे पहला ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो उसको 1 इसको देंगे। अब यहाँ भी CH3 है, यहाँ CH2CH3 है। अब किसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा? डेफिनेटली इस कार्बन के साथ दूसरा कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन के साथ तो हाइड्रोजन ही जुड़ा है, तो इसको 2 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा, ठीक है, इसको 4 मिलेगा। अब देखिए, आपको फिर से रोटेट करना है, 4 पोजीशन को पीछे की तरफ लेना है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इजी तरीके से समझाना चाहूँगा, इसको रोटेट से कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने गलत तरीके से रोटेट किया तो टोटली कन्फिग्रेशन चेंज हो जाता है। इसलिए मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि आप व्यू कीजिए। कहाँ से व्यू कीजिए? वहाँ से व्यू कीजिए जहाँ से हाइड्रोजन आपसे दूर नज़र आए। मीन्स आपको व्यू करना पर हाइड्रोजन यहाँ है ना, जिसको प्रायोरिटी कम मिला है वो यहाँ पे है, तो व्यू इसके अपोजिट डायरेक्शन से करना पड़ेगा। यानी आपका आँख यहाँ होना चाहिए, आपकी आंखें यहाँ होना चाहिए और उस मॉलिक्यूल को यहाँ से देखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से देख रहे हैं उस मॉलिक्यूल को, ये CH3 पीछे की तरफ, यानी आप ऐसे याद रखो, आपके मोबाइल के स्क्रीन के पीछे की तरफ CH3 है ना, क्योंकि इसको ब्रोकन से लाइन से दिखा है। और CH2 CH3 है मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर की तरफ है आपके, है ना। OH है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे ही, और OH भी स्क्रीन पे है, लेकिन आप व्यू कर रहे हैं यहाँ से। अगर आप वहाँ से व्यू कर रहे हैं तो कैसे? अब आपको इसको रोटेट कीजिएगा, आंखों को घुमाइएगा, 1 से लेकर पहले किसकी तरफ जाएंगे? 2, 2 से किसकी तरफ जाएंगे? 3, ऐसे जाएंगे ना। 4 को तो देखना ही नहीं, उसको पीछे रख के आपको समझना है। तो आंखें यहाँ से हैं, तो ऐसे रोटेट हो रहा है। अपने उंगलियों को ऐसे घुमाइए, देखो इसकी तरफ घुमाइए। आप समझिए कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ और इस तरह से रोटेट हो रहा है, इस तरह से रोटेट हो रहा है। तो ये कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? डेफिनेटली ये कौन सा है? क्लॉकवाइज है, तो ये आर हो जाएगा। तो ये जो ब्यूटानॉल है वो आर ब्यूटानॉल है, ठीक है, ये आर ब्यूटानॉल है। अब और एक एग्जांपल लेंगे हम। अब इस एग्जांपल को देख लीजिए आप, यहाँ पे फिर हमें प्रायोरिटी देना पड़ेगा 1, इसको 2 मिलेगा, अब इसको 3 है। बस कॉन्फ़िगरेशन अलग है, बाकी सेम मॉलिक्यूल है जो हमने पहले डिस्कस किया है। अब 1 से हमें व्यू कहाँ से करना पड़ेगा? ये देखिए, व्यू कहाँ से? 4 पोजीशन वाला यहाँ पे, जिसको हमने 4 नंबर दिया है। तो व्यू हमें इसके अपोजिट से, यानी यहाँ से आपकी आंखें यहाँ होना चाहिए, यहाँ से आपको व्यू करना पड़ेगा, है ना। इसको दूर रखना है, 4th पोजीशन को हमसे दूर रखना है। तो आप यहाँ से व्यू करके आप इसको फिर रोटेट कीजिए। 1 से 2 की तरफ आए, 2 से 3 की तरफ, 3 से फिर 1 की तरफ, इस तरह से रोटेट हो रहा है ना। तो ये इस तरह से रोटेट हो रहा है, इस तरह से, यानी एंटी क्लॉकवाइज तरीके से रोटेट हो रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा ब्यूटेनॉल हुआ? S2 ब्यूटेनॉल हुआ। तो इस तरह से आप इजीली इसको कर सकते हैं। अगर फिशर आपको प्रोजेक्शन होगा तो उस समय कैसे आर एंड एस कन्फिग्रेशन करेंगे? तो यहाँ सबसे पहले आपको फिर से प्रायोरिटी सेट करना है। ये इसको 1 आएगा, इसको 2 आएगा, यही आर जो आपका 2 ब्यूटानॉल था यही है। तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 यहाँ पे आ रहा है। एक चीज़ इस फिशर प्रोजेक्शन में याद रखना, जो ये हॉरिजेंटल लाइन वाला है, ये हॉरिजेंटल लाइन का मतलब है कि एटम्स आपकी तरफ है, और जो ये वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करते हैं ये एटम्स आपसे दूर की तरफ हैं। यानी अगर हम थोड़ा सा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को रोटेट करते हैं ना, एक ऐसा वहाँ पे अरेंजमेंट आता है जिसमें जैसे कि कुछ एटम्स इस तरह से आएगा पीछे की तरफ, और जो एटम्स ग्रुप ऑफ एटम्स वो थोड़ा आधे इस तरह से फ्रंट की तरफ मुँह करके आते हैं। तो ये वाला जो है, इसको हम इस हॉरिजेंटल लाइन पे दिखाते हैं, जो पीछे की तरफ जाते हैं उसको हम वर्टिकल लाइन पे दिखाते हैं। ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो यहाँ यानी ये हमसे दूर वाला
पार्ट है, ये याद रखो बस। इन शॉर्ट यही बताना चाहते हैं यहाँ पे हम। तो आप प्रायोरिटी देखिए, 1 से 2 की तरफ जाएगा, 2 से 3, 3 से 1 इस तरह जाएगा। तो ये किस तरह जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, है ना, क्लॉकवाइज जा रहा है। लेकिन जो फोर्थ पोजीशन है, यानी जिसको लोवेस्ट प्रायोरिटी मिला था, वो किस पे है, हॉरिजेंटल लाइन पे है। हॉरिजेंटल लाइन का क्या मतलब है, यानी एटम्स आपकी तरफ है। और हमें पता है जब भी हम इस तरह से प्रायोरिटी सेट करते हैं तो हमें जिसको लोवेस्ट प्रायोरिटी मिला है हमसे दूर रखना है ना, पीछे की तरफ रखना है। तो इसके लिए आसान तरीका है, अगर इस तरह से ये क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है ना, तो आना चाहिए था आर। लेकिन चूंकि इस हॉरिजेंटल पे लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, तो आर की जगह हम क्या लिखते हैं, एस। तो इसका एस टू बिटनोल आएगा। बस आपको देखना है जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है वो हॉरिजेंटल लाइन पे तो नहीं है। अगर वो हॉरिजेंटल लाइन पे आते हैं लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला, तो आपको उल्टा करना है, बस इतना, ये शॉर्टकट है आपके लिए, उल्टा करना है। लेकिन अगर वो वर्टिकल लाइन पे होता है तो जो आता है वही लिखना है। कुछ और एग्जांपल लिखेंगे हम इसमें। आप देखिए, इसमें प्रायोरिटी अगर हम सेट करेंगे तो इसको 1 आएगा, 2 आएगा, इसको 3 आएगा, इसको 4 आएगा। बस इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको 4 नंबर मिला वो किस पे है, वर्टिकल लाइन पे है, यानी वो पीछे की तरफ ऑलरेडी है। तो अब 1 2 3, यानी फिर से क्लॉकवाइज की तरफ आ रहा है, तो क्लॉकवाइज को आर। अब इसको उल्टा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आर एन एस कन्फिग्रेशन आप कर सकते हैं। तो आप कुछ एग्जांपल हम असाइनमेंट में रखेंगे, क्योंकि जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इसको नहीं कर पाएगा। और इसके बाद कुछ और शॉर्टकट्स जो पॉसिबल है, जो एग्ज़ाम में एकदम से आप कर सकते हैं, वो सिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो इस तरह से कुछ मेथड से इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम पहले इसमें बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स है वो प्रैक्टिस कराएंगे आपसे, आपको असाइनमेंट्स देंगे, या हम जूम पे फिर से डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक चीज़ ये याद रखना है आपको कि जो आर एन एस है, या डी एन एल है, या स्मॉल डी है, कैपिटल एल है ना, आपने बहुत सारा देखा, आर देखा, एस देखा, कैपिटल डी देखा, कैपिटल एल देखा, स्मॉल डी देखा, स्मॉल एल देखा, प्लस साइन देखा, माइनस साइन देखा। इन सब का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन में नहीं है। ये अलग सिस्टम है, ये अलग सिस्टम है, ये अलग सिस्टम। इनके साथ कंफ्यूज आपको नहीं होना। अगर किसी का आर आ रहा है, यहाँ पे उसका एल आ सकता है। किसी का एस आ रहा है, यहाँ पे डी आ सकते हैं। यहाँ पे डी आ रहा है, किसी का स्मॉल एल आ सकते हैं, स्मॉल कैपिटल एल है उसका डी आ सकते हैं। ठीक है, तो इनमें आप कंफ्यूज नहीं है, अलग अलग सिस्टम है। ये स्मॉल डी हमें बताता है कि ये किस तरह से रोटेट करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। एल हमें बताता है कि ये लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है, यानी माइनस साइन से, जिसको हम कैपिटल डी हमें बताता है ओ एच राइट की तरफ, एल बताता है लेफ्ट की। ये हमें कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, जिसका एटॉमिक नंबर के बेस पे हम इसको असाइन करते हैं। तो इनके साथ अलग एक दूसरे को आपको रिलेट नहीं करना है ना। तो जिस तरह लाइट को रोटेट कर रहे हैं उसको आर और एस से आपको कंपेयर नहीं करना है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि आर का मतलब राइट की तरफ रोटेट करता है, ऐसा नहीं है ना। किसी कंपाउंड का आर कन्फिग्रेशन होगा, लेकिन वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है ना, इक्वली पॉसिबल है। जैसे कि यहाँ एक चीज़ यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे ये नोट किया है आपको, थोड़ा सा यहाँ करेक्ट करना। यहाँ लिखेंगे इफ़ आर इनानशोमर, यहाँ लिखेंगे आप इफ़ इसका आर इनानशोमर का प्लस साइन आ रहा है, तो डेफिनेटली एस इनानशोमर का माइनस आएगी। ये चीज़ तो मैंने पहले भी डिस्कस किया है आपको। तो इतना हो सकता है, लेकिन किसका क्या आएगा हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंडेलिक एसिड का यहाँ एग्जाम्पल दिया है, वो जो आर इनानशोमर है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करते हैं, यानी स्मॉल एल इसका वैल्यू आ रहा है। और अगर हम एस एलानिन की बात करते हैं, एस है देखो, एस एलानिन का जो वो होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ रोटेट करते हैं, प्लस साइन आते हैं। यानी यहाँ आर का माइनस आ गया,
एस का क्या आ गया, प्लस आ गया। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आर प्लस होगा, एस माइनस होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। इसी तरह से डी और एल में भी यही है। तो इन चीज़ों के साथ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर से प्रॉब्लम रहता है तो आप पूछ सकते हैं गूगल क्लासरूम पे या व्हाट्सएप पे या ज़ूम पे, हम फिर से इंस्ट्रक्शन इसका कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो थैंक यू वेरी मच।